Hello kids, how are you? SST class 8 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देकर I am before you. Students, from this year onwards, our new syllabus will be based on NCERT books. So we will be following those books in our study. I sent you one video, one or rather two videos earlier, which was based on the old one version of the books, जो पुरानी किताबों पर बेस्ड था, क्योंकि उस टाइम NCERT की बुक्स was not available. Now onwards we will study NCERT books. चैप्टर नंबर 1 जो हिस्ट्री का है, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ. There will be 10 chapter from history branch of the SST. SST consists of history, economics, geography and civics. History में first chapter will be how, when and where. This chapter will give us an outlook of historical events, their periods where these incidents took place, whether it is any political movement, any events related to battle, any invention, discoveries, when did it take place and how did it happen. These things we read in history. So first chapter will be about this. Chapter number 2 will be from trade to territory. This will be based on the incursion of East India Company in India in 18th century. Chapter number 3 will be ruling the countryside. It will be about our rural areas, how governance is there, what are the governance setup there, वहाँ पे governance setup क्या है. चौथे नंबर जो चैप्टर होगा वो ट्राइबल, द कूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज का होगा, जिसमें हम जो आदिवासियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. चैप्टर 5वां 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 6 विल बी वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, जिसमें हम जो बुनाई का काम करते हैं वो आयरन स्मेल्टर जो लोहे का खुदाई का काम करते हैं और उनको लोहे का स्मेल्टिंग का काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 77 विल बी सिविलाइजेशन, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन. ये उन चीज़ों के बारे में होगा चैप्टर जो भारत हमारे देश के या किसी भी देश के शिक्षा के तंत्र के बारे में और उसके मूल निवासियों को कैसे सभ्य बनाना उसके बारे में होगा. हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 विल बी अबाउट द वुमेन, कैस्ट एंड रिफॉर्म्स, यानी नारी, जातिवाद और इन चीज़ों पर सुधार, इस पे बेस्ड होगा. 9वां चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947, ये राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं पर आधारित होगा जो 1870 से लेकर 1947 तक के जितने भी घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे. हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 10वां इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद कैसा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अगली ब्रांच जियोग्राफी होगी, जिसमें पहला चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में होगा, यानी कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एनर्जी रिसोर्सेज एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 होगा लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसमें हम भूमि, मृदा, पानी और प्राकृतिक जो वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों के बारे में हम स्टडी करेंगे. ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में होगा. मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज में हम वैरायटी ऑफ माइंस, वैरायटी ऑफ मिनरल एक्सकेवेशंस, वैरायटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं उनको, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सॉइल एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा. चौथा चैप्टर ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर के बारे में होगा, कृषि के बारे में, फसलें, कृषि, सिंचाई कैसे होती है,
सिंचाई के साधन, व्हाट आर द टूल्स ऑफ द एरीगेशंस, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में होगा, ये उद्योगों के बारे में बताएगा। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़, वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और 6ठा चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में होगा, यानी मानव संसाधन, मानव से जुड़े हुए रिसोर्सेज, मानव की टैलेंट, मानव का एजुकेशन, मानव का स्किल, मानव का डेवलपमेंट, मानव का जो मनुष्य से संबंधित सारी उसकी क्या क्या उसको हम हेल्प कर सकते हैं, उसको हार्नेसिंग हिज टैलेंट विच कैन बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी अल्टीमेटली, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी ब्रांच एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस के बारे में होगी, जिसमें पहला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। वेराइटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रीएम्बल, संविधान किसने बनाया, कब बना, कैसे बना, उसमें क्या क्या धाराएं हैं, सेक्शंस, वेराइटी ऑफ अमेंडमेंट्स, लॉर्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का वो सेकुलरिज्म पे होगा, द सॉइल ऑफ इंडिया। सेकुलरिज्म यानी ऐसी चीज़ जो देश में सभी धर्मों का सम्मान करें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द नीड फॉर इट, केंद्रीय सरकार और संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज, यानी जो अलग अलग कानून हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। 5वां द जुडिशरी होगा, यानी न्यायिक तंत्र जो है हमारा, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा के बारे में। 6ठा चैप्टर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रिमिनल अगर कोई क्राइम करता है तो उसका जस्टिस जो विक्टिम है उसको कैसे मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है जो लोग नीचे के तबके के हैं, जो लोग विकास की यात्रा में शामिल नहीं हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग अंतिम छोर पे खड़े लोग हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, गरीब किसान हो, मजदूर हो, असहाय हो, उनको मार्जिनलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे हम। 8वां चैप्टर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, और इस मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट कैसे किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, उनको ऐसे लोगों की कैसे हेल्प की जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। 9वां चैप्टर गवर्नमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर का होगा, यानी सरकार और वेलफेयर मेजर्स। सरकार इन मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या वेलफेयर मेजर्स करती है, उनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं देती है, व्हाट आर द फैसिलिटीज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सच पीपल्स, दैट इज़ कॉल्ड द वेलफेयर मेजर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और 10वां चैप्टर जो अंतिम चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात होगी, यानी कानून और सामाजिक न्याय। इसके तहत सोसाइटी में जो लोग नीची जात के हैं, जो नीचे तबके के हैं, जो पीछे रह गए हैं, चाहे वुमेन्स है या जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, जो मेंटली रिटार्टेड है, हैंडीकैप्ड है, या बच्चे हैं या अनाथ है, इन सबको सोसाइटी में जस्टिस कैसे मिला, यानी उनको समानता का अर्जा कैसे मिले, उनको इक्वलिटी कैसे मिले, उनको बराबरी का अधिकार कैसे मिले, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, उनको कैसे आगे लाया जाए सोसाइटी में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस था स्टूडेंट्स। अब मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर से शुरुआत करूँगा। इसमें क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, पीरियडाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स। क्या होगा था? इतिहास का परिचय। इतिहास में कोई चीज़, कोई घटना या कोई इंसिडेंट होता है सो उसके बारे में, उसको पीरियड के बारे में, उसको पीरियडाइज किया जाता है। इतिहास मतलब एनी पास्ट थिंग विच हैपन्ड बैक मैनी ईयर एगो,
उसका पीरियड क्या था, व्हेन डिड इट हैपन्स, हाउ डिड इट हैपन्स एंड वेयर डिड इट हैपन्स, यानी ये घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, उसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में उसको अलग से डेट्स और सन या एरा या पीरियड्स के बारे में पीरियडाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। हमारे पास्ट में क्या घटनाएं घटित हुई, हमारे पास्ट में जो चीज़ें ऐसी घटित हुई उनका हम जब स्टडी करते हैं, उनके बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, विच इन टर्न अलाउ अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट, जिसका संबंध कहीं न कहीं से हमारे आज के वर्तमान से होता है। तो इसलिए हमें इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसका संबंध हमारे वर्तमान से कैसे है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ एंड वाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर। अगर हम सोचते हैं कि हम आज की हमारी सिस्टम कैसा है, हमारे आज में प्रशासन कैसे काम करता है, या हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे है, हमारा समाज कैसा है, या हमारी सरकारें कैसी है, या हमारे धर्म कैसे हैं, तो उसके लिए हमें इसकी जड़ में जाना पड़ता है और उसी को इतिहास कहा जाता है, यानी उसके पास्ट को हम इतिहास कहते हैं। We have to look to the history for answer. It is the record for the past events. We can learn from mistakes that we have done. By analyzing the mistake, we can avoid them in the future. For example, by analyzing the effect of automation in Japan, we can avoid such cruel acts in the future. If we have the basic knowledge about the inventions and discoveries made in the past, it will be easy for us to develop things than to start from the initial stage. क्या होता है कि हमने अगर इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसमें हमने यानी मानव ने कुछ गलतियां की है, जैसे ऑटोमाइजेशन के बारे में जापान ने गलतियां की है, बहुत सारी चीज़ें, यानी अपने विकास के लिए वहाँ पे कई बार सरकारों ने ऐसे टैक्स लगा दिए थे और उसके बाद वर्ल्ड वार में जापान को बहुत नुकसान पहुँचना पड़ा उसका। तो ऐसी चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। यानी इतिहास की कोई घटना के हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। इन्वेंशन और डिस्कवरीज कैसे हुई, कोई भी खोजें कैसे हुई, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट विल बी ईजी फॉर अस टू डेवलप थिंग्स देन टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। अगर डिस्कवरीज और इन्वेंशन का पढ़ेंगे तो हम कोई चीज़ को विकसित करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों से सीख सकते हैं ताकि हम शुरुआत से उन चीज़ों के बारे में ना कुछ ढूंढना पड़े। वी आर इन द पास्ट, इट विल बी ईजी फॉर अस टू डेवलप थिंग्स। वी आर नाउ ट्रैवलिंग इन मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन्स। आजकल हम मेट्रो और बुलेट ट्रेन में यात्रा करते हैं। These all are the developed version of the train that was invented in United Kingdom in 1804 by the Richard Trevithick, a British engineer born in Cornwall। अगर हम आजकल मेट्रो ट्रेन या बुलेट ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमें इतिहास में जाना पड़ता है कि ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हो गया था। इट वाज नॉट पॉसिबल विद इन शॉर्टर स्पैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके पीछे जाने पे हमें पता लगता है कि 1804 में किसी ने ट्रेन को बनाने के लिए प्रयास किए थे, तब जाके आज हमारे पास बुलेट ट्रेन है। तो इतिहास हमें बहुत कुछ देता है, इतिहास से हमें बहुत कुछ मिलता भी है। Now we are following a very different lifestyle and many practices that had been followed in the ancient time are long forgotten. We can follow certain practices like practicing yogas and meditation to lead a healthy life. Through history is the study of the past. It helps us in shaping the present. Though history is the study of the past, it helps us in shaping the present. It helps us to know about how past has helped us and how can we shape our future. Moreover, we ourselves make history every today. क्या होता है कि आजकल हम डिफरेंट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस योगा वगैरह करते हैं। हम एंशियंट टाइम से ऐसी चीज़ें होती आई है जो हम भूल गए थे उनको। We can follow certain practice of yoga and meditation to lead a healthy life. इस हेल्थी लाइफ के बारे में हमें ऐसा नहीं कि ये आज शुरुआत हुआ है हिंदुस्तान में या कुछ सालों में हुआ है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है।
तो जो हिस्ट्री है वो हमें हमारा जो प्रेजेंट को सेव करना है, हमारे प्रेजेंट को कैसे हमें संवारना है, उसमें हमें सहायता करता है। कहने का मतलब ये हुआ। It is important for us to know about our past, how the country's ocean, mountains, rivers, valleys and plains are formed, to know about how we evolved। यानी इतिहास में देशों का कैसे निर्माण हुआ, समुद्र कैसे बन गए, महासागर कैसे बने, पहाड़, नदी, झरने, झील, ये सारे प्लेन्स, वैलीज, घाटियाँ कैसे बनी, ये सारी चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, यानी कैसे विकसित हुई। इवॉल्व का मतलब विकसित कैसे हुई, एक के बाद एक क्रमानुसार। ये सब हमें इतिहास में पढ़ने पे पता लगता है। इम्पोर्टेंस डेट्स हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। डेट सर्व टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री, और इम्पोर्टेंट डेट से हमें हिस्ट्री के पीरियड के बारे में, समय के बारे में पता लगता है। दे एक्ट एज एन माइलस्टोन, दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, पोजिशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस। कोई भी डेट्स होती है वो माइलस्टोन होती है। माइलस्टोन का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंट घटना, कोई इम्पोर्टेंट निशानी, कोई इम्पोर्टेंट सिंबल, कोई इम्पोर्टेंट हमें गाइड करने वाला कोई ऐसा वाक़या। ये सारी चीज़ें हमें पास्ट में हमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन विकसित हुई, कौन कौन से डिफरेंट पोजीशंस, इवेंट्स हुए, इन सब के बारे में हमें इतिहास की जो तारीख है, जो डेट्स हैं, जो ईयर्स है, उनसे पता लगता है। डेट्स टेल अस ईयर एंड time period in which a king ruled particular kingdom, or the time when he became king and fought the particular battle। कोई भी राजा कब राजा बना, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके राज्य में कैसा सिस्टम था, उसके बारे में हमें किसी डेट से पता लगता है। दे आल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड। वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइम लाइन फ्रॉम 1818 AD टू 1947। हमें पता है कि इसी डेट के आधार पे हमें ये पता लगता है कि हमें कब अंग्रेज़ों का गुलाम होना पड़ा। कॉलोनियल पावर यानी जो गुलाम बना के रखता है उसको कॉलोनियल पावर कहते हैं, और ये कॉलोनियल पीरियड है जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम होता है, बस्ती बन के रहता है, उसका कॉलोनी बन के रहता है। तो हमें पता लगता है इसी डेट से कि 1818 से लेकर 1947 तक हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। स्टूडेंट्स, थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट, और इन्हीं तारीखों से हम कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से, यानी हमारे भूतकाल को वर्तमान से। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे। We say we have achieved so many things. We say on this particular year we invented this or that. How can we judge all this? How can we judge our achievements? How can we judge our progress? Answer to all these questions is date. A date only depicts that on the particular year we did not have this, but on this particular year we had it. We continue to associate history with exchange of dates. यानी स्टूडेंट्स, तारीख से ही हमें पता लगता है कि हमने कितना विकास किया, हमने कौन कौन सा काम किया, हमने किस ईयर में कौन सा काम किया। डेट से पता लगता है कि उस साल में हमने अच्छा काम किया, हमने विकास किया, यानी हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, हमारे लोग सुखी थे, हमारी जनता सारी सुविधाओं से परिपूर्ण थी। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, और डेट से हमें पता लगता है कि कौन सी घटना किसके बाद हुई और कब हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, किस घटना से कौन सी घटना जुड़ी हुई है। डेट्स आल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट, सो दैट वी कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित हुई तो डेट्स का एक दूसरी घटना के कारण उनका जुड़ाव हो जाता है और वो सिग्निफिकेंट होता है दोनों के लिए। थ्रू डेट्स वी कैन नोट ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट्स हैपन वन आफ्टर अनदर, और इन्हीं डेट्स की वजह से हम आज़ादी की लड़ाई के दौरान कौन कौन सी घटनाएं कब हुई, किस घटना के बाद कौन सी घटना घटी, जब इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी पिक्चर नज़र आती है। जैसे टाइमलाइन फ्रॉम 1885 AD टू 1947 AD तक, यानी आज़ादी तक, आज़ादी मिलने तक कौन कौन सी घटनाएं किस घटना के बाद घटित हुई,
उनको जब हम पढ़ते हैं तो इस तरफ आते हैं। 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडिया। यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई और उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लोगों को राजनीतिक हक मिले। 1905 में क्या हुआ? द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स टू ए मैसिव अपसर्स अमंग द पीपल। और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। उससे क्या हुआ? अपसर्ज हुआ लोगों में, लोग गुस्सा गए, लोगों ने विरोध किया। अपसर्ज का मतलब विरोध। 1906 में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नाम की एक पॉलिटिकल दल था, उसकी स्थापना की गई। कांग्रेस गिव्स ए कॉल फॉर द स्वराज। और कांग्रेस ने स्वराज यानी स्वयं सेल्फ रूल, स्वयं का राज, खुद का गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब हमारे द्वारा चुने हुए लोग शासन करें, ऐसी भावना लेके कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने एक कॉल दिया लोगों को, लोगों से आह्वान किया कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए, स्वराज के लिए हमारा साथ दीजिए। 1911 में क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन एनल्ड। 1911 में बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल का विभाजन था, उसको रोक दिया गया। अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। और कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होगा राजधानी, उसको भी रोक दिया गया। 1914 to 1918 तक ब्रिटिश ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 60,000 इंडियंस लूज देयर लाइव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर। 1914 से 1918 तक पहली विश्व युद्ध हुआ, जिसमें 60,000 के करीब भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि भारतीय सरकार उस टाइम अंग्रेज़ों की थी और भारत के लोग जो सेना में थे उन्हें अंग्रेज़ी सरकार की आदेश को मानना पड़ा और उन्हें वर्ल्ड वार में हिस्सा लेना पड़ा। 1915 में 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू अफ्रीका से भारत आए 1915। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आप याद रखिएगा। 1919 में एक बहुत ही डरावनी और दुखदायी घटना घटित हुई, आप सबको पता होगा। जलियांवाला बाग में एक घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। रोलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर नाम के अफसर ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोगों पर, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी। 1921 से 1922 में क्या हुआ? गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1921-22 में 1921-22 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की तरह सभी ने अवज्ञा, जिसका हिंदी में होता है, नामक एक आंदोलन गांधी जी ने चलाया। 1924 में मोपला राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। मोपला जगह पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए थे। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सिमोन कमीशंस टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सिमोन आयोग की स्थापना की, जिसको साइमन कमीशन भी बोलते हैं, साइमन आयोग, ताकि भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधार की बात हो। भारत के लोगों की मांग थी कि राजनीतिक सुधार की जाए, हमें भी हक दिया जाए, हमें उसमें भागीदारी दी जाए, और उसी के लिए गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और 1927 में ब्रिटिश सरकार ने ये आयोग बनाया। 1930 में गांधी जी लीड्स द साल्ट सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, जो गुजरात में चला था, दांडी मार्च। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू गांधी जी इरविन पैक्ट। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, जिसको राउंड टेबल, गांधी जी और इरविन नाम का एक जो गवर्नर जनरल था उसके बीच में ये समझौता हुआ था। 1932 में गांधी जी कंडक्ट द पूना पैक्ट विद डॉक्टर अम्बेडकर। 1932 में गांधी जी ने पूना पैक्ट में साइन किया था, जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में था, जिसमें ये बात हो गई थी कि उसमें अम्बेडकर कुछ सेक्शन के लोगों के लिए अलग से अपने चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जिसे गांधी जी ने मानने से मना कर दिया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। 1935 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून आया, जिसे भारत सरकार आंदोलन कानून 1935 कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने ऐसा प्रोविज़न किया कि भारत के लोगों को राजनीतिक हक दिए जाएंगे, उनको राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी प्रोविंशियल लेवल में, यानी राज्यों के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। स्टूडेंट्स, 1935 प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, राज्यों में
चुनाव हुए थे। मोस्ट प्रोविंशियल इलेक्ट्स कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लीग्स। ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की के जो प्रतिनिधि थे उनको चुना गया, लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन कुछ राज्यों में मुस्लिम लीग की भी जीत हुई थी। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड, 1939 में वर्ल्ड दूसरा विश्व युद्ध चुना गया। ये सारी डेट्स ईयर जो है हमें इतिहास की घटनाओं के बारे में, जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई भी डेट या घटना वो है बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस escaped फ्रॉम इंडिया, joins hands with एक्सिस पावर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए, दूसरे देश में चले गए और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो एक्सिस पावर है, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली के सरकारें थी, उनके साथ समझौता किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि वो भी आज़ादी की मांग कर रहे थे। मार्च 1942 में द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंस्ड द सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन टू नेगोशिएट इंडियाज पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वॉर। 1942 में मार्च में एक क्रिप्स नाम के आदमी के रूप में एक मिशन भेजा गया इंडिया में, ताकि भारत के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लीडर्स हैं हमारे, उनसे एक समझौता किया जाए कि वर्ल्ड वार के बाद हम भारत को कुछ राजनीतिक हक देंगे। मई 1942 गांधी जी मीट्स क्रिप्स। 1942 में मई में गांधी जी ने क्रिप्स नाम के इस अफसर से मुलाकात की कि आप क्या भारत के लोगों को राजनीतिक हक देने वाले हैं। अगस्त 1942 में द कांग्रेस लीडर्स मीट इन मुंबई एंड पास द क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 1942 में कांग्रेस के नेताओं ने बम्बई के ग्वालियर मैदान में एक मीटिंग बुलाई और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई वहाँ से। 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड एंड्स। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1946 गांधी जी जीना टॉक्स ब्रेकडाउन, कम्युनल राइट्स ब्रेकआउट। 1946 में गांधी जी और जीना के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई, असफल हो गई और कई जगह पर देश के कई हिस्सों में धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे भड़ गए। जून 1947 द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। जून 1947 में अंग्रेज़ों की सरकार, भारत की कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इस समझौते पर पहुंच गए कि देश का विभाजन होगा और भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अगस्त 15, 1947 में इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी मिल गई। कम्युनल राइट्स क्लेम्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द पार्टीशन राइट्स। और आज़ादी के टाइम में बहुत धार्मिक दंगे भड़ गए जिसमें हज़ारों लोगों की जान भी गई। सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। स्टूडेंट्स, ये सारे जो इवेंट्स थे वो अलग अलग घटनाओं को हमें डेट्स के अनुसार पता लगता है जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट। बाई स्टडिंग द डेट्स, रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। डेट पढ़ने से हमें कोई भी घटना के बारे में, उसके कारण के बारे में, घटना क्यों घटित की और उसके परिणाम क्या थे, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है और काफ़ी हमें उन चीज़ों के ऐतिहासिक जो ज्ञान है हमें मिलता है, जो हम हमारे वर्तमान के साथ जोड़ के देखें तो हमें बहुत सारी जगह पे हमें गाइडेंस पावर के रूप में काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला वीडियो था जो एनसीईआरटी बुक्स के आधार पे था।